मैरिज एक बहुत ही यादगार माइलस्टोन है इंडियन फैमिली के लिए, सभी के लिए, पूरी फैमिली के लिए। दो फैमिली आपस में जुड़ती हैं और चारों तरफ खुशियां फैल जाती हैं। लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, फैमिलीज इसको सेलिब्रेट करती है। मैरिज में म्यूजिक, डांस, गिफ्ट शेयर करना, स्वीट्स, डेकोरेशन, ये सब चीजें होती हैं। इट्स ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द फैमिलीज जो शादी में इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, शादी के साथ साथ एक बहुत बड़ा एक्सपेंस भी इसके साथ आता है। अगर शादी अच्छे से करनी है तो उसके लिए पैसा भी लगता है और उसकी कॉस्ट भी काफी आती है। अगर मैं बात करूं एवरेज कॉस्ट ऑफ इंडियन वेडिंग, तो ये 37 लाख, 37 लैक्स है। और अगर बात करें डेस्टिनेशन वेडिंग की, जहां पे कपल्स या पेरेंट्स डेस्टिनेशन में शादी करते हैं, करवाते हैं, वो कॉस्ट है 51 लाख। दिस इज द एवरेज कॉस्ट। और ये जो कॉस्ट है, इट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अब क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से ये कॉस्ट हर साल बढ़ती जा रही है? कुछ कारण मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, जैसे कि वेन्यू। आजकल हर कोई ये चाहता है कि शादी की जो सेलिब्रेशंस हैं वो अच्छे से अच्छे जगह पे हो। इसीलिए जो कपल्स हैं या जो पेरेंट्स हैं, वो अच्छे से अच्छा वेन्यू डिसाइड करते हैं ताकि इस एक्सपीरियंस को मेमोरेबल बनाया जा सके। केटरिंग, खाने पीने की, अगर शादी है खाने पीने की बात ना हो तो वो कंप्लीट नहीं कहलाती। केटरिंग में भी काफी पैसा लगाते हैं पेरेंट्स या कपल्स जो शादी ऑर्गेनाइज करते हैं। और बात करें डेकोरेशन की, शादी का मतलब बिल्कुल सजना संवारना, और डेकोरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है शादी का। डेकोरेशन में भी काफी पैसा खर्च करते हैं कपल्स या पेरेंट्स जो शादी करवा रहे हैं। और बात करें ज्वेलरी की, यस, ज्वेलरी इज वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल पार्ट्स ऑफ इंडियन वेडिंग। ज्वेलरी में भी काफी पैसा खर्च किया जाता है इंडियन वेडिंग में। तो ये जो सारे खर्चे हैं, किस वजह से ये जो इन्फ्लुएंस है, खर्चों का जो इन्फ्लुएंस है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला फैक्टर इज ऑब्वियसली ट्रेडिशन, कल्चर एंड ट्रेडिशन। हमारा जो इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो ये है कि शादी को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। इसमें गेस्ट को बुलाया जाता है, रिलेटिव्स को बुलाया जाता है, उनके ठहरने का अरेंजमेंट, खाने पीने की सुविधाएं, डेकोरेशन, दुल्हन दूल्हे के लिए ज्वेलरी का खरीदना, गिफ्ट शेयर करना, डांस, सेलिब्रेशन, ये ट्रेडिशन है। तो इस ट्रेडिशन को अच्छे से करने के लिए वी नीड मनी। और साथ में आजकल फ्रेंड्स एक दूसरे को देख के अपनी शादी को और मेमोरेबल करना चाहते हैं कि उस फ्रेंड की शादी इस तरीके से हुई तो हम भी कुछ इस तरीके से ही ऑर्गेनाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स का भी एक फैक्टर है, एक एस्पेक्ट है जो कि इन्फ्लुएंस करता है शादी के बजट को। एंड यस, ऑब्वियसली सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आजकल हम इतने सेलिब्रिटीज की शादी वगैरह देखते हैं जिससे हमारा माइंड इन्फ्लुएंस हो जाता है और हम भी कुछ इसी तरीके से प्लान करना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली जब आप इस तरीके से प्लान करते हैं तो शादी का बजट बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो बजट है, हाउ डू दे मैनेज, एक इंडियन फैमिली किस तरीके से मैनेज करती है, तो उसकी जो एवरेज है, किस तरीके से वो ये जो पैसा है किस तरीके से अरेंज करती है। एंड इट इज फाउंड कि 82%, मोर देन 80% ऑफ फैमिलीज अपने पर्सनल या फैमिली सेविंग्स को में से पैसा लगाती है शादी में। और कुछ 6% जो है एसेट लिक्विडेशन करते हैं। एसेट लिक्विडेशन का मतलब कि उनके पास कोई ऐसा एसेट है, मान लिया कुछ जमीन है उसको लिक्विडेट कर दिया, या कोई ज्वेलरी है उसको लिक्विडेट कर दिया। एसेट मींस, एसेट उसको बोला जाता है टाइम के साथ जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज होती है। एंड यस, 12%, अराउंड 12% ऑफ पीपल दे टेक लोन टू फाइनेंस देयर मैरिजेस। तो ये कुछ एक एवरेज मैंने आपको पाई चार्ट शो किया कि हाउ डू इंडियन फैमिली मैनेज टू सेलिब्रेट द फंक्शन, टू सेलिब्रेट मैरिज। अब अगर बात करें, ये जो मैंने बोला हर साल जो कॉस्ट है वेडिंग की, वेडिंग कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि खाने पीने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ फूड, वो भी इंक्रीज हो रहा है। वेन्यू का जो लोकेशन वेन्यू बुक करते हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है। ज्वेलरी की कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली हर चीज इंक्रीज हो रही है और एस्पिरेशंस भी बढ़ रही हैं कि अच्छे से अच्छा इसको सेलिब्रेट किया जाए, एक मेमोरेबल बना दिया जाए मैरिज को। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो एवरेज
वेडिंग कॉस्ट है, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स। अगर हम माने कि ये 7% पर एनम की रेट से इंक्रीज हो रहे हैं साल दर साल, तो आने वाले 20 सालों में अगर 2025 से स्टार्ट करें, जो कि खर्चा आज का 37 लैक्स है, वो 20 साल के अंदर यानी कि 2045 में वो कुछ 1 करोड़ 43 लाख होने वाला है। 1.43 करोड़ इन 2045। तो हाउ इफ अगर आप के बच्चे अभी छोटे हैं और अगर आने वाले 20 सालों में यू आर प्लानिंग उनकी शादी करने के लिए, आप प्लान कर रहे हैं कि 25 साल या 26 साल में आप शादी करवाना चाहते हैं, तो हाउ विल यू मैनेज 1.43 करोड़? तो यहीं पे आती है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, जहां पे हमें पता है कि मेरे को कितना खर्चा होने वाला है आने वाले 20 सालों में। तो जैसे कि मैरिज भी एक तरह की गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, जो कि हम आज की डेट में जान लेते हैं कि आने वाले 20 सालों में या 20 साल के एंड में मेरा एक अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा होने वाला है, जो कि मैंने एक राइजिंग ट्रेंड के हिसाब से देखा कि 7% के रेट से वेडिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो मेरा जो एवरेज कॉस्ट रहेगी आने वाले 20 सालों में या 2045 में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो वो 1.43 या 1.5 करोड़ के आसपास होगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए मुझे आज की डेट से प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसी को गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं कि मेरे पास एक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए, ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल गोल है, वो मेरा माइलस्टोन है, उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास एक डेस्टिनेशन है 1.43 करोड़ का, और मेरे पास टाइम पीरियड है 20 साल का। मान लेते हैं अगर बच्चे 5 या 6 साल के हैं और आप 25 या 26 साल में शादी करना चाहते हैं उनकी, तो आज की डेट में आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि 20 साल के एंड में आपको 1.43 या 1.5 करोड़ पैसा मिल जाए। अब उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ऐसी किन जगहों पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको 20 साल में उतना पैसा बना के दे दें जितना आपको चाहिए होगा। तो उसके लिए वन ऑफ द ऑप्शंस इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिप, म्यूचुअल फंड्स में। अगर आपका गोल है, मेच्योरिटी है 1.5 करोड़ से 1.47 करोड़, आप चाहते हो 2045 में, और आपके पास टाइम पीरियड है 20 साल, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। अगर हम देखें जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर देखें, दैट इज 12% के अराउंड अगर हम लेके चलें, तो मंथली हमें 16,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे सिप में या म्यूचुअल फंड में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, जो कि 20 साल में हमें 1 करोड़ 47 लाख बना के दे देगा। हमारी इन्वेस्टमेंट इन 20 सालों में होगी 38,40,000, और हमारी अर्निंग बन जाएगी 1 करोड़ 8,77,718, जो कि ये दोनों को जोड़ के बन जाएगा 1.47 करोड़। So this is one of the options to achieve your financial goal. Yes, obviously, mutual funds are subject to market risk, and you must read the offer document before making an investment. और इसी को गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग बोलते हैं कि आपको अपना गोल पता है, मुझे अपना टाइम पीरियड भी पता है, और मुझे कितना पैसा चाहिए वो पता है, और उसके बेस पर मुझे कितना पैसा रिकरिंग आज की डेट में लगाते रहना होगा ताकि 20 साल के अंदर अंदर वो पैसा मेरा जो मैंने गोल सेट किया है उतना बन जाए या उसके आसपास आ जाए। सो दिस इज कॉल्ड गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, जो कि हमने मैरिज के एग्जाम्पल से सीखा। तो अगर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को अचीव करना चाहते हैं इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, कि जब आपका वो गोल अचीव हो, आपके जेब में ऐसा कुछ डेंट ना आ जाए कि आप उसको अच्छे से एंजॉय ना कर पाओ, तो उसको एंजॉय करने के लिए आपको आज की डेट से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि वो एक बहुत बड़ा जो फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको रोज या थोड़े थोड़े कदम को बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्वियसली वन स्टेप आप लेंगे आज की डेट में, तो वो बड़ा जो माइलस्टोन है उसको अचीव कर लेंगे, आपको धीरे धीरे पता भी नहीं लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है वेल्थ मैनेजमेंट के केस में। फाइन, आई होप ये आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग समझ आया होगा। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस